राम राम सभी को। आज हम देखेंगे कि अपना सोइल के अंदर सीयर स्ट्रेंथ का क्या कुछ सिस्टम है। अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं फिलहाल, ठीक है। देखो, सबसे पहले सीयर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ये क्या चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है सोयल के अंदर जो कैपेसिटी बताती है कि तुम्हारा सीयर स्ट्रेस कितना, एक सोयल कितना सोयल सीयर स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है, एक तरीके से सीयर स्ट्रेंथ एक तरीके की स्ट्रेंथ या कैपेसिटी हो गई सोयल की सीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ समझ लो। दूसरी बात कि जो अपना शियर स्ट्रेस है उसको हमें पता लगाना होता है। देखो, मेन बात ये होती है कि शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है वो कहाँ से होगा, शियर स्ट्रेस का फेलियर कैसा होगा है। और पहली बात तो ये जो सोयल का पार्टिकल होता है हम उसे ये मान के चलते हैं कि वो सीयरिंग में फेल होगा, ना कि हम उसे क्रशिंग वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ले सकता है। अगर हम क्रशिंग की बात करें, कोई भी पार्टिकल क्रशिंग में फेल ना होकर हम उसे क्या चाहते हैं कि वो सीयरिंग में फेल होता है, क्योंकि सीयरिंग स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें। तो इसलिए हम यहाँ पे सारा की सारी जो स्ट्रेंथ की एनालिसिस करते हैं वो सीयर के बेस पे करते हैं सोयल के अंदर। तो वहीं अगर हम सीयर स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें वहाँ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या कुछ सीयर स्ट्रेस आएगा तुम्हारा सोयल पार्टिकल्स के ऊपर या सोयल मास के ऊपर। तो जो क्या कुछ सीयर स्ट्रेस आया एक्सटर्नल लोड के कारण, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोर सर्कल मेथड, ठीक है। अब मोर सर्कल मेथड यूज़ करा जाता है कि एक तरीके से 2D एनालिसिस है कि जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि फेलियर प्लेन क्या कुछ होगा, कैसा फेलियर प्लेन कहाँ से जाएगा, कितना की ये शेयर स्ट्रेस ले सकता है। तो ये कुछ चीज़ हमें मोर सर्कल हमें इसमें अप्लाई करते हैं। फिर आगे बात आ जाती है कि ना कुछ थ्योरीज आई कि फेलियर किस प्रकार का होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन चीज़ों पे कुछ थ्योरीज आई, उनमें से कुछ एक थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है अपना मोर कुलम्ब थ्योरी, ठीक है। मोर और कुलम्ब, मोर अलग था एक कुलम्ब अलग था, दोनों ने मिलके दोनों की थ्योरी जब कंबाइन कर दी तो एक थ्योरी बनी मोर कुलम्ब थ्योरी। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मोर सर्कल मेथड के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि हम थोड़ी 2D एनालिसिस करते हैं और जो अपने स्ट्रेसेस होते हैं ना उसे एक ना प्लेन के ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है, या तुम कह लो एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर जो लार्जेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो स्मॉलेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि हमें जो मोर सर्कल है उसको ड्रॉ करना पड़ता है। अब ड्रॉ करके तुम्हें पता है क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस पता चल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस स्ट्रेस डायग्राम को प्लॉट करने के लिए कुछ हमने नियम्स देखने हैं। क्या, कौन से, जैसे कि अगर तुम्हारी डायरेक्शन अगर सीयर की इस तरीके से है, या तुम कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है, तो तुम वहां पे पॉजिटिव सीयर बोलोगे। जहां पे तुम्हारी सीयर का साइन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, मान लो कि तुम्हारा एक पार्टिकल है सोयल का, तो अगर उस पर सीयर स्ट्रेंथ कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है और क्लॉकवाइज है तो तुम उसे नेगेटिव सीयर कहोगे, ठीक है। ये सिंपली कई बार क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है इस पे कि साइन कन्वेंशन क्या चीज रहती है अपने मोर सर्कल के अंदर, और ये तुम्हारी पॉजिटिव सीयर की साइन कन्वेंशन है। एक बात और यहाँ से ये पता चलती है कि तुम्हारा अपोजिट सीयर की वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी अपोजिट सीयर की वैल्यू सेम रहती है, ये चीज पता चली। दूसरी बात, अगर हम प्लॉट की बात करें कि जो तुम्हारा प्लॉट होता है मोर सर्कल का वो किस तरीके से होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो दिखाता है तुम्हारा सीयर स्ट्रेस, और जो तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है वो दिखाता है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस। अगर हम इसके अंदर और घुस जाएं और पता करें कि जो हमारा ये वाला प्लेन है जिसको हमने पहले भी डिस्कस करा था, जिसकी लार्जर वैल्यू होती है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और एक होता है मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसको हमें प्लॉट करना होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये एक स्ट्रेस एलिमेंट लिया हुआ है जिसके अंदर हमारा जो स्ट्रेस है सिग्मा 1 कुछ इस तरीके से लग रहा है और सिग्मा 3 कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि सिग्मा 1 हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और उसकी वैल्यू को हम अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। किस चीज पे बनाएंगे, अपना एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा सिग्मा 1, 0, और दूसरे वाले का बन जाएगा सिग्मा 3, 0। अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं मोर सर्कल के डायग्राम के अंदर तो कुछ इस तरीके से हमारा सिग्मा 1, 0 का पॉइंट यहाँ पे बनेगा और सिग्मा 3, 0 का हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अगर मैं इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करूं इसी प्रोसेस को और तुम्हें बता दूं कि जब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे
तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, तुम्हारी मोर सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। और इसी डायमीटर की मदद से अगर हम इसका रेडियस निकाल लें, जो कैसे निकलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 कर दूं, तो इसका हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 कर दूंगा तो हमारे पास इसका रेडियस मिल जाएगा, जिसका सेंटर कुछ यहाँ आएगा। और अगर मैं इस रेडियस की मदद से यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तुमने अपना भटकता हुआ डायग्राम या कभी ना कभी अपनी सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक या डिप्लोमा की लाइफ में देखा होगा, जिसके अंदर तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा किसी भी सोयल की जगह पे, मतलब तुम कहीं भी अगर तुम स्ट्रेस निकालना चाहते हो वो क्या कितना होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की, अगर इस सरकमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो ये रेडियस इसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे हमारे को, एक तो मिलेगा शियर स्ट्रेस का भी पॉइंट मिलेगा और एक हमें नॉर्मल स्ट्रेस का भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मोर सर्कल से पता लगाने को मिल जाती है। वैसे हाल ही में पीछे जितने भी अपने कोई क्वेश्चन देखे गए हैं जेई में, उसमें इतना कुछ आया नहीं हुआ है मोर सर्कल के बारे में, पर फिर भी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत क्या है कि बेसिक से थोड़ा ज़्यादा बता ही दिया है कि तुम्हें बाई चांस फंस जाए कोई क्वेश्चन तो तुम रह ना जाओ। तो रेडियस तुम्हें पता चल गया कुछ इस तरीके से है। अगर मैं और आगे जाऊं और तुमसे पूछूं कि जो ये एंगल है अपना, जो थीटा है, ये तुम थीटा बोल लो या इसको फाइव बोल लो, फेलियर प्लेन का जो तुम्हारा एंगल, अगर ये मोर सर्कल डायग्राम बता रहा है, जो ये एंगल बताएगा वो ट्वाइस होगा। किसके ट्वाइस होगा, जो एक्चुअल में जो हमारा एंगल बन रहा होगा किसी पार्टिकल के ऊपर फेलियर प्लेन के दौरान, फेलियर के दौरान जो एंगल बन रहा होगा। मान लो मैं ये पार्टिकल है, इसको यहाँ से कट करके तुम्हें अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है और कुछ इस तरीके से इसका एंगल ये बनता है यहाँ पे। अगर ये थीटा है, जो ये थीटा है वो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, वो इस यहाँ पे डबल वैल्यू लेके रिप्रेजेंट करते हैं मोर सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बात थी। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम सेम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, नहीं, हम यहाँ पे 2 फाई ले लेते हैं, 2 थीटा एक तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू अपनी ले लेते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बातें बता रहा हूँ छोटी छोटी, उन्हें याद रखो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए तो मैं एक चीज और बताना चाहूँ कि जो फेलियर प्लेन का जो तुम्हारा क्या होता है, थीटा होता है, वो शियरिंग रेजिस्टेंस का जो थीटा आता है उसमें कितना एक वैल्यू है। या मैं सीधा सीधा क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लूं कि अगर मैंने तुम्हें शियरिंग रेजिस्टेंस का थीटा बताया हुआ है और तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि फेलियर प्लेन पे इसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो सिंपली एक फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, थीटा एफ इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है और क्वेश्चन आ जाता है इस पे फेलियर प्लेन का थीटा निकालने के लिए, जिसमें तुम्हें फाई की वैल्यू शेयरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसे हम फाई, ठीक है। अपने अगर तुमने ध्यान दिया हो जेई का जो सिलेबस है अपना एचएसएससी का, उसके अंदर ना अर्थ प्रेशर के बारे में कुछ खास लिखा नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फाई मतलब एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, या अगर हम अर्थ प्रेशर के बारे में थोड़ा और जानते तो उसके अंदर हम ये पता लगा पाते जो फाई होता है उसकी वैल्यू का एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन फाई बाय में 1 प्लस में साइन फाई, ठीक है। ये हमको शेयरिंग रेजिस्टेंस की फाई की वैल्यू बताता है। तो यहाँ से कई बार अगर तुम बहुत बड़ी एग्जाम की बात करो, बड़े एग्जाम की, उसके अंदर फाई निकालने के बारे में भी पूछ लेते हैं। क्यों चाहिए होता है ये शेयरिंग रेजिस्टेंस की, मतलब जो शेयर को रजिस्ट करने वाला प्लेन है उसका क्या एंगल होगा वो चीज बताता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ आता है, अपना अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर में आता है। तो हम सीधी सीधी बात करते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले का यूज आ सकता है। तो ये फॉर्मूला रट लेना, ये याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आगे क्या होता है, जो अपनी जो सोइल है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है शेयर को, वो क्या कुछ सिस्टम यूज होता है उसके अंदर, क्या कुछ चीजें वो अपनी लगाती है, कहाँ से वो ताकतें लेकर आती है। पहली ताकत वो लाती है फ्रिक्शन फोर्स से, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। फिर दूसरी ताकत लाती है वो भाई कोहेसिव स्ट्रेंथ से, जो कोहिजन होता है अपने सोयल पार्टिकल्स के बीच, उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है शेयर को, ठीक है। ये दो तरह की स्ट्रेंथ अपनी सोयल मास के अंदर आती है। जब हम फाउंडेशन के अंदर जाएंगे तो वहां जाके हमें पता चलेगा कि जो स्ट्रेंथ है सोयल की वो फ्रिक्शनल प्लस में, फ्रिक्शनल तो देखो पाइल के अंदर आ जाती थी, और कोहेसिव फोर्स है वो भी तुम्हारे को देखने को मिलेगी अपने फुटिंग्स के केस में या फाउंडेशन के केस में। चलो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि मोर भाई साहब जो आए थे उन्होंने क्या बताया था कि जो तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ है,
जो शियर स्ट्रेस है वो कैसे डिटरमाइन होता है, वो फेलियर एनवलोप, या जहां तक तुम्हारा स्ट्रेस फेलियर तक रीच हो जाएगा तो तुम कहोगे उसके अंदर इतनी शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रेस है वो फेलियर तक रीच हो जाता है, तब उसे वो कहता था कि भाई यहाँ तक इस सोयल में शियर स्ट्रेंथ है। अब आया था भाई देखो कूलम्ब, तो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया, जो शियर स्ट्रेंथ थी फेलियर पे वो कैसे डिटरमाइन होगी, सी मतलब कोहिजन प्लस में सिग्मा टेन फाई, फाई मतलब तुम्हारा होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इस चीज से ये पता चलता है, जो कूलम्ब भाई साहब है इसकी एनालिसिस का कुछ इसमें फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले पे तुम्हें कई क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस में इसकी बात करूंगा तो बस यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, और ये भी कोहिजन भी जो मिलेंगे वो इफेक्टिव कोहिजन ले लेंगे। ठीक है, पर ये सब काम की बात नहीं है, मेन ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब कुछ कंडीशंस आ जाती है अपनी, जब हम साइट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो रैपिड कंस्ट्रक्शन होती है या वो स्लो कंस्ट्रक्शन होती है, या तो वहां पे ड्रेनेज कंडीशन लेके चलते हैं या अनड्रेन्ड कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ पे या तो वहां पे ग्रैनुलर सोयल होगी या क्लेई सोयल होगी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट सोयल बिहेवियर करती है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ भी, जो शियर स्ट्रेंथ है वो भी वेरी करती है। तो वहां पे जो कुछ कंडीशन डेवलप होती है उन कंडीशंस के बारे में समझते हैं। पहला हो गया देखो ड्रेन कंडीशन। ड्रेन कंडीशन का मतलब होता है इस कंडीशन के अंदर एक्सेस पोर प्रेशर डेवलप नहीं होता है, मतलब कि ड्रेनेज से तुम यहाँ पे सिंपली ये समझो कि जो तुम्हारा पानी होता है, पोर प्रेशर होता है अंदर पार्टिकल के बीच में, वॉइड्स में जो पानी था वो ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा वाटर जो पोर प्रेशर बढ़ाना चाह रहा था वो डेवलप नहीं हुआ क्योंकि वो ड्रेन आउट हो गया। और अगर मैं समझाने के रूप में बताऊं अनड्रेन कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है, जो तुम्हारे पार्टिकल्स है उनकी पैकिंग के बीच में जो पानी होता है वो पैक ही रहता है, और जो कुछ स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेसेस लगे होते हैं एक्सटर्नल हो चाहे किसी भी तरह के हो, वो पोर प्रेशर मतलब पानी भी ले रखा होता है कुछ ना कुछ स्ट्रेस, तो उसे कहते हैं कि पोर प्रेशर डेवलप हो गया। अनड्रेन कंडीशन के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो पानी होता है वो डेसिपेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर है वो भी डेवलप हो जाता है। अब बात आती है अनड्रेन कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं जो सोइल का पार्टिकल है वो कितना कुछ स्ट्रेस, सॉलिड पार्टिकल है वो कितना कुछ स्ट्रेस ले पा रहा है, तो उसी वजह से हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। अनड्रेन कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। और अगर हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस की, इसके अंदर हम इफेक्टिव कोहिजन और इफेक्टिव इंटरनल फ्रिक्शन की ही बात करेंगे। ठीक है, और फिर अगर हम थोड़ा और आगे चले और पता लगाएं कि हमारा जो अगर और क्रिटिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाए तुम्हारा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस दौरान हम क्या करेंगे, हम क्या परफॉर्म करेंगे, ड्रेन कंडीशन, ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ड्रेन एनालिसिस। जब हमारा नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है साइट पे या कहीं भी सोइल के अंदर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके की क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इमीडिएट कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर कैसी कंडीशन लेंगे, हम लेंगे अनड्रेन्ड एनालिसिस करेंगे उस कंडीशन के अंदर कि तुम्हारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो डेवलप हो चुका है, मतलब यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव हो गया था, जिसके कारण हमें ड्रेन एनालिसिस करनी पड़ गई थी। ये सिर्फ एक क्रिटिकल केस है, नहीं तो हम अनड्रेन टेस्ट करेंगे इमीडिएट कंस्ट्रक्शन के बाद। देखो यहाँ से एक बात समझो कि जैसे कि तुम एकदम कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो पोर वाटर प्रेशर है वो स्लो मूविंग चीज है एक तरीके से। पानी क्या होता है, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है और फिर वो बाद में जाके कहीं सेटलमेंट दिखाता है। तो यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जो ड्रेन कंडीशन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ना तुम्हारी वॉल्यूम चेंज होती है, और अनड्रेन कंडीशन के अंदर तुम्हारी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। और अनड्रेन कंडीशन जो होती है वो जो होती है वो आफ्टर वो इमीडिएट होती है, वो शुरुआती दौर में जो कंस्ट्रक्शन का टाइम चला था उसके अंदर होती है। और ड्रेन कंडीशन की अगर हम बात करें होती है बाद में, कंस्ट्रक्शन पीरियड में काफ़ी टाइम हो गया, साल भर या 6-7 महीने हो गए, जब हमको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंडीशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा टेस्ट मैं करवाने जाऊंगा आगे, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, उसके अंदर इनका बहुत यूज होगा। ठीक है, देखो अब हम एक इम्पोर्टेंट टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अंदर होता है डायरेक्ट शियर बॉक्स टेस्ट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, वही पता चलता है शियर स्ट्रेंथ। देखो कैसे क्या होता है, देखो एक मशीन होती है जिसके अंदर एक मोल्ड होता है, जो मोल्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस मोल्ड के अंदर हम सॉइल का सैंपल भर देते हैं, और जो तुम्हें ये मोल्ड बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइडेड दिख रहा है तो यहाँ से अलग होता है,
और इस ये मोल्ड का जो होता है ये फेलियर प्लेन होता है इस मोल्ड का, इसके अंदर हम भर देंगे और ये मोल्ड पे कुछ इस तरीके से मान लो इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा और इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से फ्रिक्शन शियर हम देखेंगे कि भाई शियर सैंपल पे कितना कुछ लोड लेता है। ठीक है, ये मूवमेंट होती है इन दोनों मोल्ड की इस तरीके से। तो अब क्या होता है, जैसे इस टेस्ट की मदद से हमें क्या कुछ पता चलता है। ठीक है, और पहले तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस टेस्ट के बिहाफ पे जो हमें पता चलते हैं कि जो शियर लोड इज अप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। पहली बात तो हम इसके अंदर जो शियर लोड लगाते हैं वो हम कांस्टेंट रेट, बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से लगाते हैं। और दूसरी बात ये पता चलती है कि ये स्ट्रेन कंट्रोल टेस्टिंग है, ये एक स्ट्रेन कंट्रोल टेस्टिंग है। ठीक है, जिसके अंदर हम स्ट्रेन को कंट्रोल रखते हैं। स्ट्रेन का मतलब पता होगा तुम्हें, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टोटल लेंथ। ठीक है, डेल एल बाई एल होता है स्ट्रेन का मतलब, हम सोम के अंदर ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अब ये जान लो ये एक स्ट्रेन कंट्रोल टेस्टिंग है। यहाँ पे शियर लोड हम जो अप्लाई करते हो कांस्टेंट रेट में होता है और ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल। इस टेस्ट के अंदर ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कि ये हमारा एक तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर पे डिपेंड है। मतलब यहाँ से हमें इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये अनड्रेन टेस्ट नहीं है, ये एक तरीके से ड्रेन टेस्ट हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, सुटेबल फॉर ड्रेनेज कंडीशन, ये ड्रेनेज कंडीशन जिस सोइल के अंदर होती है उसके लिए बहुत सुटेबल रहता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन, इसके अंदर क्या है, हमें पहले से ही पता होता है कि फेलियर प्लेन कहाँ होगा, क्योंकि हमने इस मोड के अंदर ये जो तुम्हें डिवाइडेड सेक्शन दिख रहा है इसको हमने यहाँ पे प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन पहले ही मान रखा है कि यहाँ से ये हमारा सोयल का सैंपल फेल होएगा, क्योंकि हम इसको यहीं से शीयरिंग करा रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है अपना रिप्रेजेंट प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। यहाँ ये हमें प्लेन स्ट्रेन कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो अब इस डायरेक्ट शियर टेस्ट से हमें कुछ ग्राफ के बारे में पता चलता है कि सोइल का क्या किस तरीके से कुछ बिहेवियर होता है। देखो पहला क्या पता चला कि जो डेंस सैंड होती है उसका बिहेवियर, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखी है मैंने, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके अंदर कुछ पिरिटल बिहेवियर होता है। और वहीं अगर हम लूज सैंड की बात करें तो यहाँ डक्टाइल बिहेवियर होता है। और अगर हम वॉल्यूम के ग्राफ में जाए तो पता चलता है कि डेंस सैंड में वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लूज सैंड के अंदर वहीं डिक्रीज होता है। शुरू में तो कुछ क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज वॉल्यूम हमें दिखेगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम, ये कुछ बारे में पता चलता है। और एक और चीज़ ये बात ध्यान में बिठा लो, जो डायरेक्ट शियर एपोक्स टेस्ट होता है ये क्विक टेस्ट होता है, इससे फटाफट रिजल्ट आता है हमारे पास, और ये सिंपल टेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, ये ड्रेनेज यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। ठीक है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर हम मेजर नहीं कर सकते, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर वाटर प्रेशर जो भी डेवलप होता है वो हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रेनेज पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, ये एक ड्रेन टेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर का हम यूज करते हैं। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं देखो ट्राइएक्सियल टेस्ट पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला टेस्ट ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है। इसके अंदर देखो सेम वही वाली बात आ जाती है, ड्रेनेज कंट्रोल्ड टेस्ट होता है। पहली बात, उसके अंदर डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर ड्रेनेज कंट्रोल पे हमारा कोई भी ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं था, हमारा यहाँ पे ड्रेनेज पे पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और इसी वजह से हम यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अनड्रेन कंडीशन भी हम पैदा कर सकते हैं और ड्रेन कंडीशन भी बना सकते हैं अपनी। जैसे फील्ड कंडीशन को हम वैसी की वैसी फील्ड कंडीशन इस टेस्ट के अंदर भी बना के अपने टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेट निकाल सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ जो फेलियर प्लेन था हमारा पिछले वाले में, वो डिटरमाइंड था, यहाँ पे प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन नहीं है, मतलब कि हमें पता ही नहीं किस एंगल में किस तरीके से कहाँ से क्या सोयल का सैंपल फेल होगा। ये भी एक तरीके की मशीन में जो सोयल का सैंपल रखा जाता है। देखो कुछ इस तरीके से सोयल का सैंपल लेते हैं और ना दो पोरस प्लेट के बीच में हम सोयल का सैंपल लगा देते हैं, और ना दोनों साइड से, उसके अंदर एक ही साइड से लग रहा था लोड, या इसमें दोनों साइड से लोड लगाते हैं, जिसके कारण हमको स्ट्रेंथ का पता चल जाता है या फेलियर प्लेन का पता चल जाता है। ठीक है, अगर हमें ड्रेनेज अलोड नहीं करनी है, अनड्रेन्ड करना है, तो यहाँ पे दूसरी वाली प्लेट लगा देंगे जिसमें से पानी पास ना कर पाए। ये पोरस प्लेट लगी हुई है, जैसे वाटर पास आउट कर जाएगा और ये ड्रेन टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ से स्ट्रेस लगता है। जो इस साइड से स्ट्रेस लग रहा है लेटरली, इसे कहते हैं सेल प्रेशर। ठीक है, ये हम पानी की मदद से या एयर की मदद से हम बना देते हैं इस मशीन के अंदर, और इसको हम सिग्मा 3 से भी डिनोट करते हैं। और जो हमारा नॉर्मली वर्टिकल लोड लग रहा है उसे सिग्मा 1 के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और अगर हम बात करें यहाँ से एक रिलेशनशिप भी निकल कर आता है इस टेस्ट की मदद से कि हमें अगर अगर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस या हमें सिग्मा वन की वैल्यू निकालनी हो मेजर प्रिंसिपल की, और ये होता है माइनर की, अगर हमें निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सिग्मा वन इज इक्वल टू में सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। तो इसके अंदर फाई तो तुम्हारा फ्रिक्शन एंगल हो गया, और तुम्हारा टेन तुम्हें पता ही है, सी मतलब कोइजन हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में, अगर तुम्हें इफेक्टिव स्ट्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी अगर ड्रेनेज हो जाएगी तो तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो उसके अंदर बस हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेन स्क्वायर 45/5 भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस वाला आएगा और सी भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस वाला आ जाएगा। और तुम्हारा यहाँ से इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बता दो सिग्मा थ्री की वैल्यू बता दो, सिग्मा वन दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, बता दोगे तुम इजी से, और सी दिया हुआ है। तो कई बार क्या होगा, जो तुम्हारी मान लो वो हो गई क्या कहते हैं क्ले नहीं थी सैंड थी, तो क्ले नहीं थी तो कोइजन तो होगा नहीं, तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा सैंड के केस में। बस सैंड के केस में इतना फॉर्मूला बच जाएगा। अगर तुम्हारा क्ले का केस आ जाएगा तब ये चीज़ और ऐड हो जाएगी, ठीक है, कोइजन होता है उसके अंदर। और तुम्हारे अगर C5 सॉयल है तो पूरा का पूरा रिलेशनशिप यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और आगे एक और बात पता चलती है कि गामा डी का मतलब डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है प्रिंसिपल माइनस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये एक फॉर्मूला है, डेविएटर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, कई बार आ भी जाए भाई, ठीक है। ये जो मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ ये सब मैं तुम्हें ना एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, कोई चीज़ कम बता नहीं रहा जेई वेई के हिसाब से। तो ये सब चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। अब आ जाओ कि आगे क्या होता है, ट्रायक्सियल टेस्ट के भी कुछ अलग अलग तरीके से हम कंडीशन को बना के कुछ अलग अलग तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये टेस्ट को हम अपने हिसाब से सोइल की कंडीशन के हिसाब से या फील्ड कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिलता है, CD टेस्ट पूछ लेता है भाई कई बार एग्जाम में, क्या चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सोलिडेट का मतलब समझो, कॉन्सोलिडेशन का मतलब समझो, कॉन्सोलिडेटेड इज इक्वल टू ड्रेन्ड, जहाँ पे ड्रेनेज अलाउड हो। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होगा तुम्हारा जहाँ पे ड्रेनेज अलाउड हो, और ड्रेन्ड का मतलब हो गया जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही हो, ठीक है, ड्रेनेज भी हो और वॉल्यूम चेंज भी हो रही हो, उसे कहते हैं CD टेस्ट, ठीक है। और ये CD टेस्ट की क्या चीज़ है समझो, CD टेस्ट लॉन्ग टर्म टेस्ट है एक तरीके का, ये ज़्यादा टाइम लेता है परफॉर्म होने में। दूसरी बात, ये इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में बात करता है, ठीक है। आगे बात समझो, इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में मतलब कोइजन भी इफेक्टिव स्ट्रेस में हमें हमारे पास होना चाहिए और इंटरनल फ्रिक्शन भी, ठीक है। आगे बात आ जाती है किस चीज़ के लिए, ये सैंड और ग्रेवल्स के लिए होता है मेनली, ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल्स के लिए। और क्या होता है, ये ना स्लो टेस्ट है। देखो मैंने कह दी जब ये लॉन्ग टाइम लेता है तो इसका मतलब स्लो है, तो ये एक तरीके का स्लो टेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर रेट ऑफ लोडिंग हम स्लो रखते हैं, जब भी तो ये लॉन्ग टाइम ले लेता है टेस्ट परफॉर्म होने में, ठीक है। अब देखो CU टेस्ट क्या होता है, CU टेस्ट का मतलब होगा कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। मतलब कॉन्सोलिडेटेड का मतलब हो गया तुम्हारी ड्रेनेज अलाउड है, और अनड्रेन का मतलब हो गया तुम्हारी वॉल्यूम चेंज नहीं है हो सकती, ठीक है। पहले वाले में वॉल्यूम चेंज हो सकती थी, मतलब तुम्हारी ड्रेनेज अलाउड है जब भी तुम्हारी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती सैंपल की। इस यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसके कारण, जिसकी मदद से हम यहाँ पे दोनों तरीके की चीज़ निकाल लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस भी और सिंपल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस भी हम यहाँ से इस टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 स्टेजेज होते हैं इस टेस्ट में। पहली स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रेनेज को अलाउड कर देते हैं जिससे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिर हम दूसरी स्टेज में क्या करते हैं हम कि जो हमारा जो दूसरी स्टेज के अंदर हम अनड्रेन कंडीशन बना देते हैं जिसके अंदर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जो पोर वाटर होता है यू से जिससे हम डिनोट करते हैं, वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। पहली स्टेज में हम ड्रेन्ड कंडीशन अलाउड करते हैं, दूसरी में हम अनड्रेन कंडीशन बना देते हैं इस टेस्ट के अंदर ही, ठीक है। ये वाला टेस्ट क्यों करा जाता है, ये वाला टेस्ट करा जाता है भाई, ओल्ड एम्बैंकमेंट्स वगैरह होती हैं जहाँ पे ओल्ड टीला वीला होता है मिट्टी का, वो वहाँ पे स्टेबिलिटी का चेक करने के लिए वाला टेस्ट यूज़ होता है। और ये सडन अनलोडिंग हो जाए कहीं भी मिट्टी के टीले पे या कहीं भी सॉइल के ऊपर सडन अनलोडिंग तुम कर दो, उस जगह की टेस्टिंग के लिए भी हम CU टेस्ट यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं UU टेस्ट। UU टेस्ट का मतलब होगा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, मतलब कि ड्रेनेज भी अलाउड नहीं है और तुम्हारी वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती इस टेस्ट में। इस टेस्ट के बारे में एक बात समझो, इसके अंदर हम क्या ड्रेनेज अलाउड करते ही नहीं है किसी भी स्टेज में,
सिर्फ इसके अंदर ड्रेनेज अलाउड कर रहे थे और इसके अंदर ड्रेनेज अलाउड कर रहे थे, और इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करते। ये एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होएगा वो थ्रू आउट तुम्हारा टेस्ट के दौरान सेम रहेगा, ठीक है। तीसरी बात, ये क्यों यूज करा जाता है? ये इसलिए करा जाता है कि आफ्टर इमीडिएट कंस्ट्रक्शन अगर तुम्हें कोई भी स्टेबिलिटी चेक करना हो तो हमारा यूयू टेस्ट यूज होता है। अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ टेस्ट के साथ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें एकदम यूं पूछा मिलेगा, बताओ इमीडिएट आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी चेक तुम किस टेस्ट की मदद से करते हो? ट्राई एक्सीएल गई, सीडी टेस्ट, सीयू टेस्ट, यूयू टेस्ट, यूसी टेस्ट। तुम वहाँ पागल हो जाओगे। तो तुम्हें यूयू टेस्ट करना है, ठीक है। जो मैंने हर टेस्ट कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बना है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक आधी चीज और समझ लो कि तुम्हारा क्या होता है, जो डायरेक्ट शियर टेस्ट था पहला, उसके अंदर क्या था कि तुम्हारा शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में हम उस टेस्ट में जान रहे थे। और यहीं ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमने क्या चीज पता चली, किस चीज के बारे में रिश्तेदारी पता चली, यहाँ पे पता चला डेविएटर स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस के बारे में रिलेशनशिप हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे आ जाता है तुम्हारे पास अनकॉन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यूसीएस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो जो तुम्हारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा 3, वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वो तुम्हारा यहाँ 0 होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सिग्मा 3 की 0 होती है। ये एक तरीके का अंडररेन टेस्ट है जिसके अंदर ये भाई बहुत ही सुपर फास्ट टेस्ट है, ठीक है। सबसे फास्ट रिजल्ट देता है ये। और दूसरी बात, ये क्ले के लिए है, ठीक है, मेनली सैंड वैंड के लिए नहीं है ये टेस्ट, ठीक है। सैंड वैंड के लिए टेस्ट नहीं है ये। क्यों? ये जो असल में ना, पता है किस जगह भी स्पेशली यूज करा जा सकता है? सेंसिटिविटी को फाइंड, सेंसिटिविटी होती है जो मैंने तुम्हें बताया था डिस्टर्ब बाय मेरी मोल्डेड वाला, वो उस जगह भी ये यूज होता है, ठीक है, टेस्ट वो चीज फाइंड आउट करने के लिए। आगे आ जाती है कि कोहेजन इज इक्वल टू में अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2। जो कोहेजन होगा क्ले में वो आधा होगा, किसका आधा होगा? जो ये टेस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ देगा, अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ देगा, उसका आधा कोहेजन होता है। ये सीधा फॉर्मूला जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, यूसीएस की वैल्यू दी होगी, डिवाइड 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात है, ये छोटा टेस्ट है, इसके बारे में ध्यान रखो। ये अंडररेंड टेस्ट होता है एक तरीके का। यहाँ पे फ्रिक्शन का जो एंगल होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे बात समझ में, तुम्हें पता है ना वो फॉर्मूला मैंने बताया था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू में सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस में 2c 10 45 प्लस 5। चलो लिख के बताता हूँ, देखो ये बताया था, अभी भी बताया था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू में सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 और प्लस में था इसके 2c 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, सिग्मा 3 तो है नहीं, तो ये वाली टर्म हो जाती है 0, ठीक है। ये टर्म यूं खत्म हो गई, तो यहाँ से सीधा सीधा ये पता चला कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू में सीधा 2c 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। और डिटेल में बता दिया तुम्हें। आगे चलो, आगे एक और टेस्ट आ जाता है जिसका नाम है वेन शियर टेस्ट। देखो भाई ये टेस्ट ना हाईली सेंसिटिव जो सोइल होती है जैसे क्ले, उनके लिए है, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसका सैंपल का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं हम छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, और हम अपन फील्ड में भी कर सकते हैं जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब ये अंडररेन टेस्ट होता है एक तरीके का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो कले है उसके अंदर हम ना सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिव कले है उसके अंदर इसको दसा देते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करते तो हम वहाँ पे कुछ टॉर्क लगाते हैं टी नाम से, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं टॉर्क को। तो वो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है स्ट्रेंथ निकालने का कि टॉर्क डिवाइड बाय में पाई डी स्क्वायर इंटू में h/2 प्लस dy/6। जब हमारी बोथ साइड अपने इक्विपमेंट की जब परफॉर्म हो रही हो इस टेस्ट में, जब ये वाला फॉर्मूला है, अगर एक ही साइड हो बॉटम से हो तो यहाँ पे 6 की जगह 12 आ जाएगा, ठीक है। बस फर्क इतना ही रहता है इसमें। और ये वाला टेस्ट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। बस हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझो कि जब हम इसे लेबोरेटरी में करते हैं ना, लैब में करते हैं छोटे इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो वहाँ हम इस वेन शियर टेस्ट से हम लिक्विड लिमिट भी हम फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड लिमिट WL, ठीक है। इस टेस्ट की मदद से जब हम इसे लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, जब हम इसकी मदद से लिक्विड लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात और समझो, ठीक है। पता चल गया फॉर्मूले का क्या ज्ञान था, d/6 था जब तुम्हारी बोथ साइड परफॉर्म हो रही हो टेस्ट के दौरान, ठीक है। आगे बात समझ में, तुम्हारे जो टेस्ट थे मेन जितने भी शियर स्ट्रेंथ वो सारे खत्म हो गए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पे आ जाओ, अब बहुत ही बढ़िया तरीका क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, द ट्राइएक्सियल टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट एज,
जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है वो किस तरीके से करा जाता है पूछ रहा है। अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और ड्रेन टेस्ट या ऑल ऑफ अबव। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था इन सभी के अंदर तुम्हारा ट्राइएक्सियल टेस्ट इन कंडीशंस में परफॉर्म करा जा सकता है 101%। उन्हें उसमें अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, ट्राइएक्सियल के अंदर सीयू टेस्ट भी कर सकते हैं एंड ड्रेन टेस्ट भी अपन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इसका ऑप्शन हो जाता है। आगे चलो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे एसएससी यूएसएससी में, वे उठा रखे मैंने, लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ क्यों ला रखा है मैंने ये कि ये सिस्टम आया हुआ है तुम्हारे एसएससी में। तो तुम्हारे जो हरियाणा जेईई की तैयारी कर रहे हो उसमें तो ये चांस नू लगा लो आने के है नहीं। तो इस लेवल के क्वेश्चन तो तुम्हारे इससे नीचे ही आएंगे, इस लेवल तक के आ सकते क्वेश्चन, वे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और इन क्वेश्चन के आर पार जितने भी तुम्हारे टॉपिक है सब कवर होंगे। आगे बात समझ में। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पे नो लगा लो 5-6 क्वेश्चन के बराबर है, कई चीज़ क्लियर हो रही है। पहले मैंने तुम्हें बता दिया इनके बारे में थ्योरेटिकल की क्या कुछ है, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते जाओ फटाफट। अगला है फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन अ फुली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा फॉर अ चेकिंग ऑफ इनिशियल स्टेबिलिटी, शुरुआती दौर में जो स्टेबिलिटी है वो चेक करने के लिए शियर स्ट्रेस पैरामीटर हम कौन सा टेस्ट लेंगे, नो पूछ रहे। सिंपल सी बात है, इनिशियल मतलब कि इमीडिएट, मैंने तुम्हें बताया था। तो कौन सा टेस्ट यूज होता है इमीडिएट स्टेबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए। तो देखो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, जो अपना क्या होता है कि कुछ अपना सीडी टेस्ट होता है। देखो एक कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ये किस लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है। लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए था तुम्हारा कौन सा, सीडी टेस्ट। और अगर मैं बात करूं सीयू टेस्ट की, जो अपना अगला टेस्ट था जिसका नाम था कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये किस लिए था, ये था तुम्हारा सडन लोडिंग एकदम पड़ जाए, एकदम सडन लोडिंग हो जाए, सडन लोडिंग वगैरह हो जाए, सच एज डी वाटरिंग वगैरह हो जाए तुम्हारी सोयल के अंदर से, तो एकदम से ड्रॉ डाउन हो जाए, एकदम से बैठ जाए सिस्टम। तो उसमें हम कौन सा यूज करते थे स्टेबिलिटी चेक में, सीयू टेस्ट। आगे आ जाता था यूयू टेस्ट। यूयू टेस्ट हम क्यों यूज करते थे, यूयू टेस्ट करते थे शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए, मतलब कि इमीडिएट जो स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करनी हो कंस्ट्रक्शन में, जिसमें पोर वाटर प्रेशर की भी हम देख लेते थे, वही कितना कुछ प्रेशर ले पाता है, कितना कुछ स्ट्रेस ले पाता है। ये मतलब एक तरीके से इमीडिएट था, बिल्कुल जो हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी हो वो यूयू टेस्ट बताता है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या चीज थी ये, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाह रहा था, ये कह रहा था इनिशियल स्टेबिलिटी मतलब एक तरीके से तुम्हारा इमीडिएट जो स्टेबिलिटी है जो चेक वो कौन कर सकता है। देखो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट मतलब यूयू टेस्ट, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय द ट्राइएक्सियल टेस्ट। बताओ ट्राइएक्सियल टेस्ट में हमें क्या चीज के बारे में पता लग रहा था, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे कर दिया करो इसे, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। पहला है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज एट द फेलियर इज कंप्लीटली इनडिटरमाइंड। भाई देखो ये बात तो मैंने बताई कि भाई तुम्हारा डायरेक्ट जो शियर टेस्ट था उसमें डिटरमाइंड प्लेन था फेलियर, इसके अंदर इनडिटरमाइंड था, बट कंप्लीटली इनडिटरमाइंड नहीं था। भाई देखो कंप्लीटली नहीं होता इनडिटरमाइंड, वो जहां से वीक प्लेन होगा, जहां से वीक तुम्हारा सिस्टम होगा वहीं से तुम्हारा फेलियर होगा, ठीक है। तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदाजा होगा कि कौन सा वीकेस्ट प्लेन है जो तुम्हारा फेल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब पहला ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, और देखो और किस में गड़बड़ है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है बी में द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। भाई ये तो बात थी, बिल्कुल यूनिफॉर्म हमारा रहता है, चाहे स्ट्रेस तुम्हारा पहला टेस्ट हो डायरेक्ट शियर टेस्ट, चाहे तुम्हारा ट्राइएक्सियल हो, ठीक है। आगे चलो, ऑल द ड्रेनेज कंडीशन कैन बी परफॉर्म्ड विद कंप्लीट कंट्रोल अंडर द टेस्ट। भाई बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल रहता है, जितनी भी मैंने तीन कंडीशन तुम्हें बताई थी, सी यू 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 और यू डी, जो भी टेस्ट तुम्हें मैंने बताए थे उसके अंदर ये भी तुम्हारा ठीक होगा। प्रीसीजन मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम ना वहाँ पे पोर प्रेशर भी मेजर कर सकते हो ट्राइएक्सियल टेस्ट से, और वॉल्यूम चेंज भी तुम अपने टेस्ट के दौरान अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। तो तुम्हारा ये तीनों तुम्हारे ऑप्शन बिल्कुल सही है ट्राइएक्सियल टेस्ट के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा यहाँ ए हो गया तुम्हारा जो इनकरेक्ट है। आगे चलो, द स्ट्रेंथ ऑफ सोइल इज मेनली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। भाई देखो पहला ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ किस चीज से हम डिटरमाइन करते हैं कि सोइल में क्या चीज की स्ट्रेंथ है,
क्या की स्ट्रेंथ हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं भाई शियर स्ट्रेंथ। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं शियर स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ, तो हम सोइल का जो पार्टिकल है उसमें क्रशिंग तो यार बाद में होती है, पहले वो शियर में फेल हो जाए, तो इस मारी हम उसको शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर से देखते हैं पहले, तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। अगला चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। याद रखो कह दिया इसने फील्ड, फील्ड शब्द को ध्यान में जो फील्ड में कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत ये कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ट्राई एक्सेल भी हो सकता था, ठीक है। अपना इन्होंने कह दिया फील्ड में, तो फील्ड में कौन सा कर सकते हैं, वेन शियर टेस्ट कर सकते हैं, याद रखो, ठीक है, वो भी क्ले के लिए। आगे चलो, आगे कह रहा है लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट एपरेटस इज यूज्ड डिटरमाइनेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सैंपल एंड ओनली वन एंड ऑफ द ओनली वन एंड लिख दिया भाई इन्होंने ऑफ द वेन takes part in the shearing of the soil if the T is torque, H is height and D is diameter then shear strength of the clay। बिल्कुल इजी। इन्होंने देखो मेन बात क्या थी यहाँ पढ़ने की, तुम्हें मैंने दो फॉर्मूले बताए थे इसके, कि जब दोनों साइड पार्ट ले रही हो या जिसमें एक साइड पार्ट ले रही हो, उसका फॉर्मूला भी अभी बताया था तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या रखा है, ओनली वन साइड, बस तुमको यहीं से आंसर मिल जाएगा इसे का आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया था जिसके अंदर 12, डी के नीचे 12 हो जाएगा, अगर दोनों साइड होती तो यहाँ 6 हो जाता, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल दिया वन एंड, जिसमें बॉटम का एंड पार्ट लेता हूँ ना टेस्ट के दौरान, तो उसमें आ जाता है h/2 + d/12, ठीक है, याद रखो ये ऑप्शन हो गया। आगे चलो, इसमें क्या रहा है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाई ऑफ सोइल इन लेबोरेटरी द टेस्ट टू बी कंडक्टेड विल बी। कौन सा टेस्ट होता है बताओ यार, इजी है ये तो बिल्कुल तुम्हें पता है। सीव एनालिसिस एक अलग तरीके का टेस्ट होगा जिसके अंदर हम फाइनेंस वगैरह देखते हैं, कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर अलग हो गया, कॉम्पैक्शन देखते हैं, ये भी सब अलग हो गया। तुम्हारा क्या चीज़ पढ़ रहे फिलहाल बता दो, ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट होगा भाई, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा इसका। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैंने तुम्हारे कॉन्सेप्ट करा दिया है इस चीज़ के ऊपर, ये तुम कर सकते हो क्वेश्चन, कमेंट मार दो फटाफट इसका आंसर, ठीक है, कौन सा है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है मैच कर दो, सिंपल सो। देखो कैसे करोगे, देखो स्टेबिलिटी ऑफ क्ले फाउंडेशन ऑफ एन एम्बैकमेंट हुज रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सच दैट द सम कंसोलिडेशन ओकर्स, और दूसरे में कह रहे हैं इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले। अगला कह रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप स्टिफ फेरेज्ड क्ले एंड द अगला कह रहा है फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्ट मरीन क्ले डिपॉजिट, ठीक है। अलग अलग टेस्ट का नाम दे दिया, ड्रेन टेस्ट कंसोलिडेशन टेस्ट। अब अच्छा तुम यूँ सोच रहे होगे भाई, देखो यहाँ ड्रेन टेस्ट लिख दिया, यूँ तो लिखा ही नहीं कंसोलिडेटेड था या अनकंसोलिडेटेड था, बस तुम्हें यहाँ यही दिमाग लगाना है। पहले देखो जो चीज़ तुम्हें पता है उन चीज़ के बारे में सोचो। इनिशियल स्टेबिलिटी मैंने बताया, इनिशियल स्टेबिलिटी अभी वो क्या था, यूयू टेस्ट था, मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट था। तो देखो यहाँ है अनकंसोलिडेटेड, यूयू टेस्ट नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा ड्रेन टेस्ट है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट मतलब सीयू टेस्ट ये भी नहीं होगा, ड्रेन टेस्ट ये भी नहीं होगा, क्विक वेन शियर टेस्ट ये तो अलग ही टेस्ट होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे अनड्रेन टेस्ट यहाँ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूयू टेस्ट को, तो तुम्हारा हो गया बी का 1, ठीक है, बी का 1 है भाई दो ऑप्शन में इनमें। और आगे चलो, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। याद रखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सीडी टेस्ट था, सीडी टेस्ट का मतलब कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अब कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ये तो है नहीं, ये तो अनड्रेन्ड लिख दिया, तो ड्रेन टेस्ट एक ही है यहाँ, एक ये हो गया 2, तो बी का हो गया, सी का हो गया 2, ठीक है। आगे कह रहा है फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्ट मरीन क्ले डिपॉजिट। क्या कह रहा है कि फाउंडेशन जो मरीन क्ले ना, सॉफ्ट क्ले, मैंने तुम्हें बताया था सेंसिटिव टेस्ट कौन सा था तुम्हारा, वेन शियर टेस्ट था, क्विक, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा इसका फोर्स। पहले का क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द क्ले फाउंडेशन ऑफ एन एम्बैकमेंट के लिए हुज रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सच दैट सम कंसोलिडेशन ओकर, तो इसके लिए था तुम्हारा सिंपल कंसोलिडेटेड अंडररेन टेस्ट था इस चीज़ के लिए, जिसमें हम एम्बैकमेंट वगैरह के बारे में कुछ जान रहे थे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से मैच हो रहा है, सभी जो हमने मैच करा उससे, ठीक है। आगे चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखो हमने क्या पढ़ा, वेन शियर टेस्ट मैच करना है, कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए। देखो वेन शियर टेस्ट है, वेन टेस्ट है, तो ये किसके लिए था, शियर स्ट्रेंथ के लिए था, ठीक है। एक तो ये होगा अपना शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो कह रहा है प्रोटेक्टर टेस्ट। अब प्रोटेक्टर टेस्ट समझो किस चीज़ के लिए, ये प्रोटेक्टर टेस्ट होता है तुम्हारा दोस्तों कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। ए का होगा कॉम्पैक्शन के लिए। तुम्हारा पेनिट्रेशन टेस्ट होता है दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी के लिए। हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है तुम्हारा ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। तो तुम्हारा ऑप्शन मैच करोगे मेरे ख्याल से, ऑप्शन ए का आ रहा है 4 और बी का 2, ठीक है। तो सी हो गया ना ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है,
भाई देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है लिक्विफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। देखो पहले ना लिक्विफिकेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या कुछ सिस्टम है। अब देखो लिक्विफिकेशन क्या चीज़ होती है, जब कोई लूज सैंड होती है ना, लूज सैंड, उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पोर प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होने लग जाता है। फिर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस है जैसे जैसे देखो याद रखो, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू में इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू में टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर। अगर तुम्हारा ये पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो तुम्हारा जो टोटल स्ट्रेस है उसके अंदर से नेग्लेक्ट होते, मतलब माइनस होते होते तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी कम होता जाएगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर होता है। अगर तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए इसकी, तो क्या होगा, तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाएगा, या तो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। जब ऐसा होने लग जाए, तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस घटने लग जाए लगातार, और तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस घट के जीरो के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, तुम्हारा लिक्विफिकेशन, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सोइल के पार्टिकल्स में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा शियर स्ट्रेंथ होती है, सोइल की शियर स्ट्रेंथ होती है, वो जीरो हो जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने की वजह से। ठीक है, बस सिंपली लिक्विफिकेशन क्या होता है, ये सिर्फ एक फाइन सैंड या तुम्हारे लगा लो सिल्ट वगैरह होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। और ये एक तरीके की कंडीशन है, ये लूज सैंड के अंदर होती है, ये एक अनड्रेन्ड कंडीशन है। ठीक है, ये चीज़ और ध्यान में रखो, आगे बात समझ में। बस ये एक तरीके की है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखो, लिक्विफिकेशन ऑफ फाउंडेशन सोइल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक शैल नॉट बी द रीजन ऑफ क्रैकिंग ऑफ। पूछ रहा है ऐसा इनमें से कौन सा रीजन नहीं है लिक्विफिकेशन, जब अर्थक्वेक हो जाए, जब लिक्विफिकेशन हो जाता है, जब बता दो इनमें से कौन सा कारण नहीं है ये सब होने का। तो सिंपल कह रहा है, ओनली फ्लोर्स इन बिल्डिंग, walls and roof in buildings, beams and columns in the buildings, only balcony in the buildings। तो देखो बात समझो कि लिक्विफिकेशन में क्या होता है, सैंड क्या होता है, तुम्हारी शियर स्ट्रेंथ लूज कर देता है बिल्कुल, और उसकी वजह से क्या होगा, जब शियर स्ट्रेंथ होगी नहीं सैंड के अंदर, जो फाउंडेशन होगी किसी भी बिल्डिंग की, वो धंसने लग जाएगी, या बिल्डिंग तुम्हारी टिल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा बीम या कॉलम होंगे वो भी धंसने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे रूफ वगैरह भी में भी क्रैक्स आ जाएंगे, फ्लोर्स में भी क्रैक आ जाएंगे। बट जो तुम्हारी बालकनी है ना, खाली बालकनी लिखा है यहाँ पे ओनली, अब ओनली से मतलब समझो खाली बालकनी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन का सिस्टम नहीं आ सकता, क्योंकि ओनली बालकनी अफेक्ट नहीं होती, तो उससे पूरी बिल्डिंग अफेक्ट हो जाती है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो मैच हो रहा है कि भाई ओनली फ्लोर्स, भाई ओनली फ्लोर्स भी हो सकता है। मान लो शुरुआती दौर के लिक्विफिकेशन के शुरुआती दौर में जब सेटलमेंट होएगी थोड़ी बहुत, या सीर स्ट्रेंथ जब सोयल खोती चली जाएगी अपनी स्ट्रेंथ, तो फ्लोर्स वगैरह में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके धीरे धीरे बाद क्या होता है, वाल्स वगैरह रूफ वगैरह में भी क्रैक आने लगता है, कॉलम बीम, और फिर धंसने लग जाते हैं अंदर। ठीक है, जब ही होता है, ऐसा नहीं होता कि बालकनी में क्रैक आ जाता तो बाद में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, तो डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, आगे चलो। देखो अगला टेस्ट कह रहा है कि तुम्हारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द क्विक टेस्ट। फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कम शियर पैरामीटर ऑफ द क्ले कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रेन्ड ट्राइक्सियल शियर टेस्ट। बिल्कुल भाई, स्ट्रेंड कंट्रोल शियर टेस्ट इज गुड ऑप्शन सिंस दिस टेस्ट प्रोसीजर मेंटेन बेटर कंट्रोल ऑन रेट ऑफ लोडिंग देन अदर टेस्ट। देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है ये। देखो क्या कह रहा है, द वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ क्विक टेस्ट। क्विक टेस्ट कह दिया तो इसका मतलब ये है कि देखो जो अपना पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, या जो पानी के द्वारा जो पानी के प्रेशर डेवलप होगा, वो इजीली एकदम नहीं होता, एकदम ड्रेन्ड नहीं हो जाता तुम्हारा सिस्टम, वो उसके लिए क्विक टेस्ट, उसके लिए लॉन्ग टर्म टेस्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो तुम्हारी हो गई ये ठीक। ठीक है, वाटर कंटेंट जो सोइल का है वो अनचेंज रहता है क्विक टेस्ट में, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो एक्सपेल कर ही नहीं पाएगा सैंपल में से बाहर। और दूसरी बात आ जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस कम शियर पैरामीटर ऑफ द क्ले कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रेन्ड ट्राइक्सियल टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो पैरामीटर थे हम ड्रेन ट्राइक्सियल टेस्ट के अंदर देख पा रहे थे अपने। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्ट्रेन कंट्रोल शियर स्ट्रेस इज गुड ऑप्शन सिंस दिस टेस्ट प्रोसीजर मेंटेन बेटर कंट्रोल इन रेट ऑफ लोडिंग एंड। देखो भाई इसके अंदर एक बात समझो कि तुम्हारा या तो स्ट्रेन कंट्रोल होना चाहिए सिस्टम, या तुम्हारा स्ट्रेस कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अगर हम ऐसा क्यों करते हैं, हम स्ट्रेन कंट्रोल सिस्टम या स्ट्रेस
कंट्रोल सिस्टम ऐसा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे हम इनकी मदद से, इनकी वैल्यू की मदद से टेस्ट की, वो उस पर हमें यूँ पता चलेगा कि पीक वैल्यू कौन सी है, नहीं तो हमें पीक वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा। ये बात ध्यान में रखो, पीक वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास कंट्रोल्ड सेक्शन होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए टेस्ट का, जब भी हम ये कर पाते हैं। इसकी मदद से, ऐसा करने से क्या होता है, टाइम बचता है भाई, और क्या होता है, तुम्हारे लिए आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। इसलिए हम ये सब करते हैं, कंट्रोल स्ट्रेन कंट्रोल सिस्टम हम इसलिए अपनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी तीनों ही ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the appropriate triaxial test to access the immediate stability of the unloading on an unloading problem such as an excavation of the clay slope। बिल्कुल अभी बताया है, ये तुम खुद कर लोगे, बिल्कुल आसान है, फिर भी मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ट्रायक्सियल टेस्ट टू एक्सेस इमीडिएट स्टेबिलिटी एंड द अनलोडिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया ना अनलोडिंग प्रॉब्लम, यहाँ इस चीज की वजह से इसका आंसर पता क्या हो जाएगा, अनलोडिंग प्रॉब्लम की वजह से CU टेस्ट, कंसोलिडेटेड अंडररेन टेस्ट इसका आंसर है। ये मतलब जो मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे यूनिक एंड डिफरेंट थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, जितने भी करा दिए ये सारे इंपॉर्टेंट थे भाई। ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम से पढ़ा दिया तुम्हें, ये चैप्टर का सारे के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं शियर स्ट्रेंथ के, और ये बहुत बढ़िया तुम्हारा, अगर तुमने मन लगा के वीडियो देख ली, तुम्हारा ये वाला चैप्टर में से सब कुछ हो गया। और क्वेश्चन तो ऐसे लिए थे, पूछो मत, चमकीले क्वेश्चन लिए थे 1 नंबर के। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, और कल वीडियो लाएंगे अपनी अगली किस चीज़ पे, फाउंडेशन वगैरह पे लाएंगे, या तो कल होएगी या परसों तुम्हारी 2 वीडियो में सोइल खत्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम SSC JEE की PYQ लेके आ चुके हो, अगर क्वेश्चन लगा रहे होंगे डेली जो चैप्टर हो रहा है। ठीक है, और नहीं पता कौन सी लें तो तुम्हें एक बार दिखाई दूँ कौन सी लेनी है तुम्हें, 1 सेकेंड रुको। देखो ये तुम्हारी एक मेरे पास रखी है तुम्हारी, इसको दिखा देता हूँ ढंग से, ये तुम्हारी रखी है SSC JEE की PYQ। ठीक है, मेड इजी की है, अच्छी बुक है ये वाली थोड़ी सी, तो तुम ये वाली ले सकते हो बुक। ठीक है, और ये तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाएगी, फ़ोन वोन चलाना आता है इधर उधर, तुम जब फ़ोन वोन टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यहाँ जब चला लेते हो तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट भी चला लो, वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक को ख़रीद लो और रोज़ रात को 2 घंटे इसको लेके सोया करो, मतलब सोल्व करके फिर सोया करो। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, मिलते हैं कल।